हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर से रिलेटेड सम कुछ प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर समीकरण ये क्या होती है? इरविन श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1926 में इरविन श्रोडिंगर थे। उन्होंने एक समीकरण प्रतिपादित की थी या एक समीकरण प्रस्तावित की थी जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है। उन्होंने एक सिंपली कंसेप्ट दिया था कि ऐसी एक समीकरण होगी जो किसी निकाय के तरंग फलन को व्युत्पन्न करने के लिए काम आ सकती है। अर्थात ये एक अवकल समीकरण है और उस अवकल समीकरण की सहायता से किसी कण की या किसी निकाय की गतिक अवस्था की व्याख्या की जा सकती है। ऐसी समीकरण है वो इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में दी थी जिसका कोई व्युत्पन्न नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई कि ये जो समीकरण जो होगी किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की डायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? ये रैखिक समीकरण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रैखिक समीकरण होनी चाहिए। जो भी समीकरण उन्होंने प्रतिपादित की थी उन्होंने कहा कि वो समीकरण क्या होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। लीनियर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस समीकरण के जो सॉल्यूशन आएंगे, हल आएंगे, उन हल को हम क्या कर सकें? अध्यारोपण के सिद्धांत का उन पे जो अध्यारोपण का नियम है वो हम उस पर लगा पाए। क्यों लगा पाए? क्योंकि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या होता है? तरंगों का क्या होता है? अध्यारोपण के सिद्धांत पे हम उनकी व्याख्या करते हैं। अगर वो हल हमारे लीनियर नहीं होंगे तो हम उसकी व्याख्या व्यतिकरण और विवर्तन की नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो इक्वेशन है श्रोडिंगर की वो होनी चाहिए हमारी लीनियर होनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने एक और कही। उन्होंने कहा कि ये जो समीकरण जो भी प्रतिपादित हम करेंगे, इस समीकरण के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट, वो क्या होने चाहिए? वो एच क्रॉस हो सकता है, आवेश हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। लेकिन जो कोफिशिएंट है उसके अंदर ऊर्जा और संवेग से रिलेटेड कोई राशि नहीं आनी चाहिए। ऊर्जा और संवेग से रिलेटेड अर्थात ओमेगा और के उसके अंदर नहीं होने चाहिए, उस श्रोडिंगर इक्वेशन में नहीं होने चाहिए। ऐसी समीकरण उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समीकरण होगी वो उस कण की व्याख्या कर देगी, डायनेमिक स्टेट की व्याख्या कर देगा। तो अब हम एक समीकरण जो नॉर्मल हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन की हम चेक करते हैं क्या वो इक्वेशन ऐसी है या नहीं है। तो सिंपली हमारे पास एक इक्वेशन होती है डेल साई अपॉन या डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये समीकरण हमारी किसकी होती है? ये समीकरण हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, और या फिर हम डोरी में तरंग की बात करते हैं उस तरंग की भी ये समीकरण होती है। तो सबसे पहले हम इसी समीकरण को चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी क्वांटम मैकेनिक्स में सही हो सकता है ऐसा कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर साहब ने जो बताया था उसे कंडीशन को फुलफिल कर रही हो। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है साई, वो हमारा क्या होता है? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यही होता है, आपने देखा होगा डोरी में जो तरंग होती है उस तरंग की समीकरण यही होती है, सॉल्यूशन उसका ये होता है। हम चेक करते हैं क्या ये श्रोडिंगर की जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रहा है। तो तरंग फलन हमारा क्या है? ये है। इसको हम इसके अंदर रख के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो रखो, देखें साई की वैल्यू इसमें रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो इस साई का 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं डेल साई अपॉन डेल टी। क्या आएगा? टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस ओमेगा इंटू ए, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी।
दोबारा करते हैं अवकलन इसका, तो क्या जाएगा हमारे पास डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, पहले से एक था, अब इसका अवकलन करना हमें ए किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा। अर्थात ये जो सॉल्यूशन हमारा आया, अर्थात डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, देखो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ये रहा, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और क्या आ रहा है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या था हमारा, साई था, अर्थात डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई आ गया। अब निकालते हैं अपन राइट साइड में, हमारे पास डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं अपन। तो डेल साई ओवर डेल एक्स हमारा क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करना एक्स के रिस्पेक्ट में तो आएगा के ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोबारा करते हैं डेरिवेटिव इसका, डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के ए स्क्वायर, सॉरी इसका अवकलन किया था ये कोस बन गया हमारा। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, साइन और माइनस का साइन आ जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये राशि क्या है हमारी, वापस साई है, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के स्क्वायर साई। मान रख देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी। यही इस समीकरण का कोफिशिएंट है। अगर ये कोफिशिएंट हमारा ओमेगा और के पे डिपेंड करेगा तब तो हम कहेंगे कि ये समीकरण वैलिड नहीं है, और ये कोफिशिएंट इनमें से कोई आता है एच क्रॉस के क्यू और एम में से, तब हम कहेंगे ये समीकरण हमारी सही है। तो चेक कर लेते हैं अपन, रखो देखिए इसमें मान रख लेते हैं। इस समीकरण में डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई इज इक्वल टू गामा इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस के स्क्वायर साई, साई से साई कैंसिल, गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। आया कि नहीं आया, क्या ये संवेग और ऊर्जा पे डिपेंड कर रही है गामा की वैल्यू, चेक कर लेते हैं अपन। इसी समीकरण को मैं ऊपर नीचे एच क्रॉस स्क्वायर से गुणा कर दूं, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये चीज क्या होती है, एच क्रॉस ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, एनर्जी के बराबर, ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस के की वैल्यू किसके बराबर होती है, पी के बराबर, तो पी स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आया कि नहीं आया, तो और हमें पता है एनर्जी ई की वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी ई है वो हमारी किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है। तो ये वैल्यू अगर रखेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, इसमें एक संवेग का टर्म आएगा। किसका टर्म आएगा, संवेग का टर्म आएगा। इसका मतलब ये गामा हमारा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ऊर्जा और संवेग पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो हमने समीकरण मानी है वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो डायनेमिक स्टेट है, गतिक अवस्था है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकती है। तो अब क्या करें अपन, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, हम समीकरण नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो श्रोडिंगर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये समीकरण आपने चूज की है वो सही नहीं है, और समीकरण का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए वो उन्होंने प्रस्तावित किया था, और उसी समीकरण को हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। तो उन्होंने बताया आपकी जो समीकरण है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार की समीकरण होनी चाहिए, और इसी समीकरण को हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। अब उन्होंने बता दिया, हमने मान लिया, लेकिन हम इतनी जल्दी मान नहीं सकते, तो हम इसको चेक करेंगे क्या गामा रियल में एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उन्होंने इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो बताया कि साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। रखो इसमें मान
डेल साई ओवर डेल टी आप करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन किया है तो क्या आएगा, इनटू में माइनस आयोटा ओमेगा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, साई के, इसका मतलब डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, माइनस आयोटा ओमेगा इंटू साई होगी। राइट साइड में हमारे पास क्या है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स निकालते हैं पहले, तो क्या आएगा, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, डॉट आइटा के, डबल डेरिवेटिव करते हैं, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइटा के कांस्टेंट राशि, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका दोबारा अवकलन करते हैं, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोबारा अवकलन किया हमने तो क्या आ जाएगा, आइटा के आ जाएगा, इज इक्वल टू आइटा आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर इंटू ये वापस क्या है हमारा साई, रखो देखिए मान इस समीकरण में, डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू माइनस आयोटा ओमेगा साई इज इक्वल टू गामा इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस के स्क्वायर साई, माइनस माइनस प्लस साई से साई, गामा की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, आई कि नहीं आई। इस समीकरण को ऊपर नीचे मैं एच क्रॉस स्क्वायर से गुणा कर लेता हूं, तो गामा कितना आ जाएगा हमारा, आयोटा एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस ओमेगा अपॉन एच क्रॉस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर, और एच क्रॉस ओमेगा कितना होता है, ई, आयोटा एच क्रॉस ई अपॉन पी स्क्वायर। और एक विमीय गति के अंदर अगर पार्टिकल हमारा कैसा है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर, ये मान यहाँ रख देंगे, तो गामा कितना आ जाएगा, आयोटा एच क्रॉस इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2m डॉट पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, गामा की वैल्यू कितनी आई हमारी, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m। क्या ये गामा की वैल्यू एनर्जी और मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है, ऊर्जा और संवेग पे डिपेंड कर रही है क्या, ये वैल्यू नहीं कर रही है। इस कोफिशिएंट का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, एच क्रॉस और एम पे, जो कर सकता है, क्या कहा था श्रोडिंगर ने कि आयोटा एच क्रॉस क्यू एम, इन पे ये कोफिशिएंट डिपेंड कर सकता है श्रोडिंगर समीकरण का, लेकिन ओमेगा और के नहीं आना चाहिए गुणांक में। जबकि हमने पहले जब नॉर्मल इक्वेशन थी हमारी, उस इक्वेशन को चेक किया था, उसमें ओमेगा और के दोनों आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ एच क्रॉस और एम आ रहा है। इसलिए ये समीकरण हमारी क्या है, वैलिड है, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये एक पार्टिकल की स्टेट की डेफिनेशन या व्याख्या कर पाएगी। तो ये समीकरण हमारी क्या कहलाती है, श्रोडिंगर समीकरण, अर्थात श्रोडिंगर समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, श्रोडिंगर समीकरण हमारी बन जाएगी, अभी बना लेते हैं हम, गामा की वैल्यू इसमें रख देते हैं, यही थी समीकरण, और इस समीकरण में हमें गामा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो जो समीकरण आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, श्रोडिंगर समीकरण कहलाएगी। रखो देखिए मान इसमें, डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू गामा की वैल्यू आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस समीकरण को मैं दोनों तरफ आयोटा एच क्रॉस से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस की स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसको आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल स्क्वायर। ये समीकरण क्या है, श्रोडिंगर समीकरण। कैसी समीकरण है, श्रोडिंगर समीकरण है। किसके लिए, एक विमीय गति के लिए। यहाँ सिर्फ हमको एक ही क्या लिया है, चर राशि हमारी सिर्फ अक्ष है यहाँ पे, तो ये एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण हो जाएगी। अब इसमें देखो
इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों है वो कुछ न कुछ बता रही है। वो क्या बता रही है हम चेक करते हैं। देखो अभी इस श्रोडिंगर समीकरण की लेफ्ट साइड और राइट साइड है वो दोनों कोई ना कोई किसी टर्म को डिफाइन कर रही है। वो टर्म हमारा क्या होगा वो हम चेक करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण का सॉल्यूशन क्या था हमारा, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही था क्या। लेफ्ट साइड में रखो, देखें इसका बाएं पद में इसका मान रख लेता हूं मैं साई का, तो क्या आएगा आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। इसका अवकलन करना है टी के रिस्पेक्ट में, क्या जाएगा ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, टी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो क्या जाएगा माइनस ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा, यही आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आयोटा एच क्रॉस इंटू माइनस का साइन आयोटा ओमेगा ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये किसके बराबर है साई के। आयोटा स्क्वायर -1 और एक माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है एच क्रॉस ओमेगा इंटू साई, और एच क्रॉस ओमेगा क्या चीज थी हमारी एनर्जी, अर्थात ई इंटू साई। इसका मतलब क्या हुआ हमारा आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू कितना आ गया ई इंटू साई, जहां ई क्या है कुल ऊर्जा, क्या है टोटल एनर्जी। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है हमारी, देखो अगर साई को दोनों तरफ से मैं हटा लूं तो ई का ऑपरेटर कितना आ रहा है ई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। एनर्जी का ऑपरेटर कितना आ गया, ये आ गया जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन ऑपरेटर के अंदर। अब हम देखते हैं इसका राइट साइड है वो हमें क्या बता रही है। राइट साइड में हमारे पास है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। साई का अक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, साई ये है हमारा, इसका मैं एक पहली बार डेरिवेटिव करता हूं अक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा आयोटा के इंटू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही आएगा। दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो एक आयोटा के कोफिशिएंट और आएगा, तो मैं यहीं पे इसकी स्क्वायर कर देता हूं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1 और एक माइनस, ये रहा हमारे पास, और क्या आ गया एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्या है साई साई, अर्थात यहां से हमारे पास क्या पता चल रहा है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m इंटू साई। और एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर क्या चीज थी हमारी पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू साई। इसका मतलब ये टर्म हमें किसको बता रहा है पी स्क्वायर अपॉन 2m के बारे में, अर्थात काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये टर्म हमें बता रहा है, जबकि ये किसके बारे में बता रहा था टोटल एनर्जी के बारे में बता रहा था। इसका मतलब ये समीकरण है वो कैसी समीकरण है फ्री पार्टिकल की, मुक्त कण की समीकरण है। मुक्त कण की क्यों है, क्योंकि देखो यहां इसकी टोटल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रही है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी नहीं होती है फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो ये समीकरण हमारी किसकी है फ्री पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन है। किसकी है फ्री पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो ये जो कहानी है हमारी वो श्रोडिंगर इक्वेशन की है। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, ये कैसी समीकरण है कैसी दिखती है। तो ये हमारी जो श्रोडिंगर समीकरण है वो किसकी है फ्री पार्टिकल की है। और ये क्या बता रही है, देखो ये श्रोडिंगर समीकरण सबसे पहली तो हमें दिख रही है यहां से कैसी है लीनियर है, कैसी है रेखिक समीकरण है। कैसी समीकरण है रेखिक समीकरण। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे इस प्रकार के आएंगे कि उनके अध्यारोपण से हम एक नई समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये समीकरण हमारी कैसी है एक घात की समीकरण है। कैसी है एक घात की समीकरण है। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं इससे जो सॉल्यूशन आएंगे उनका हम क्या कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं उन सॉल्यूशनों के अध्यारोपण से हमें साई1 प्लस साई2 एक नया समीकरण बनेगा और वो समीकरण भी इसकी व्याख्या कर पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो तरंग फलन जो आएंगे
वो कैसे होने चाहिए। इसके जो सॉल्यूशन आएंगे अर्थात साई है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए तरंग फलन की। तो हमने जब इसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे क्वांटम मैकेनिक्स के, उसमें ऑलरेडी हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर बता देता हूं आपको। साई है वो कैसा होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए अर्थात परिमित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साई की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, अनंत हो जाए। तो साई एक मानी होने का मतलब क्या है, साई की एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि साई स्टार साई हमें क्या बताता है, किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। अगर साई हमारा एक मानी नहीं है अर्थात मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है साई की, तो किसी एक स्थिति के ऊपर कण के पाए जाने की प्रायिकता एक से ज्यादा हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं। कण या तो हमारा यहाँ है या यहाँ है, तो एक ही जगह कण पाया जा सकता है किसी पर्टिकुलर समय के ऊपर। ऐसा नहीं है कि भाई इसी समय पर कण अपना यहाँ भी है, कण अपना किसी दूसरी जगह भी है, जो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद और क्या होना चाहिए, साई हमारा परिमित होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए। दूसरी चीज डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है वो भी हमारी परिमित होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस वैल्यू इसकी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं हुई तो हम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हमारा परिमित होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तीसरी क्या वैल्यू है, अगर हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी है, इसका मतलब उस जगह पे साई हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तरंग फलन हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझ सकते हो, Vx इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है किसी कण के सामने एक दीवार है। अनंत पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक दीवार है और उस दीवार को कण है वो कभी भी पार नहीं कर पाएगा। अगर कण पार नहीं कर सकता, इसका मतलब दीवार के पास उसकी पाए जाने की प्रायिकता क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। और प्रायिकता जीरो कब होगी, जब हमारा तरंग फलन उसी जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी श्रोडिंगर समीकरण और उसके तरंग फलन की विशेषताएं हैं। अगर मेरे को समीकरण लिखनी पड़ जाए त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वो कैसी होगी। ये समीकरण हमारी कैसी है, वन डायमेंशन में, एक विमीय है। त्रिविम में क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा डेल साई ओवर डेल टी, साई है वो क्या हो जाएगा, साई आर टी बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट स्क्वायर साई बन जाएगा। जहां इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये समीकरण हमारी क्या है, त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन। और इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि साई हमारा आर और टी का फलन है। साई किसका फलन है, स्थिति और समय दोनों का फलन है। तो ये समीकरण हमारी क्या कहलाती है, श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन की बेसिक बातें हैं। तो इसी के साथ ये जो यूनिट है हमारी सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 डायमेंशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।